हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन या क्रोमोसोमल म्यूटेशन। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था म्यूटेशन क्या है, वे कितने प्रकार का होता है। जैसा कि हम पढ़ रहे थे कि प्रत्येक जाति में सभी जीवों में एक निश्चित संख्या एवं संरचना में गुणसूत्र पाए जाते हैं। मियोसिस के दौरान डीएनए रेप्लिकेशन या क्रोमोसोम्स के जोड़े बनते समय या फिर जीन विनिमय क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस के समय यदि किसी भी स्तर पर कोई त्रुटि या एरर आ जाती है तो गुणसूत्रों की संख्या या संरचना में परिवर्तन आ जाते हैं। इस प्रकार गुणसूत्रों की संख्या या उनकी संरचना में परिवर्तन के कारण होने वाले चेंजेस को हम गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन या क्रोमोसोमल म्यूटेशन कहते हैं। हम ये भी पढ़ चुके थे कि ये म्यूटेशन दो प्रकार के होते हैं। यदि गुणसूत्रों की संरचना या स्ट्रक्चर में परिवर्तन होता है तो उन्हें हम संरचनात्मक परिवर्तन कहते हैं। इन्हें हम गुणसूत्रीय विपथन या क्रोमोसोमल एब्रेशन भी कहते हैं। अगर गुणसूत्रों की संख्या या नंबर में चेंज होता है तो उसे हम न्यूमेरिकल चेंजेस या संख्यात्मक परिवर्तन कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि ये संरचनात्मक परिवर्तन या क्रोमोसोमल एब्रेशंस जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एब्रेशन। ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला डेफिशिएंसी या डिलीशन, विलोपन या हीनता। इसके अंतर्गत क्रोमोसोम का कोई पार्ट, टुकड़ा या जीन्स जो होते हैं उनकी कमी हो जाती है, वो लुप्त हो जाते हैं। सेकंड है डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन मतलब द्विगुणन, जिसके अंदर क्रोमोसोम का कोई टुकड़ा या जीन्स जो होते हैं 2 या 2 से अधिक बार पाए जाते हैं, उनका डुप्लीकेशन पाया जाता है। नेक्स्ट है इन्वर्जन। इन्वर्जन मतलब प्रतिलोमन। इसके अंतर्गत क्रोमोसोम का कोई टुकड़ा या भाग जो होता है वो उससे टूट के अलग हो जाता है, फिर 180 डिग्री पे घूम के पुनः उससे जुड़ जाता है। तो इस प्रकार इसमें जीनों की ना तो हानि होती है ना लाभ होता है, लेकिन जीन्स जो होते हैं उनका क्रम या सीक्वेंस जो होती है वो रिवर्स ऑर्डर में आ जाती है, बदल जाती है। फिर नेक्स्ट है ट्रांसलोकेशन या स्थानांतरण। इसके अंतर्गत एक क्रोमोसोम का कोई टुकड़ा या भाग उससे अलग होता है और वो उसके होमोलोगस पार्ट या उस क्रोमोसोम से ना जुड़ के किसी असमजात गुणसूत्र या नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर ट्रांसफर हो जाता है। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं 2 नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है जिनमें जीनों की स्थिति दिखाई है। पहला 1 2 3 4 5 6 और दूसरे पे 7 8 9 10 11 12 जीन्स हैं। अगर इस स्थिति में हम देखते हैं कि इसके अंदर 3 नंबर का जीन जो है वो नहीं है, मतलब वो विलुप्त हो गया है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं डेफिशिएंसी या डिलीशन। सेकंड कंडीशन है इसके अंदर 3 नंबर का जीन जो होता है वो 2 बार पाया जा रहा है, इसका मतलब इसमें द्विगुणन हुआ है, ये डुप्लीकेशन स्थिति है। नेक्स्ट कंडीशन जो है इसके अंदर दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम जो है इसके अंदर जो एक एक पार्ट जो है वो एक दूसरे से स्थानांतरित हो गया है। पहले वाले में 7 और 8 पार्ट जीन जो है वो आ गया है और दूसरे वाले का में पहला फर्स्ट एंड सेकंड जीन जो है वो आ गया है। तो इस प्रकार 2 नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम जो है उनके टुकड़े आपस में बदल गए हैं। इस स्थिति को हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। इस वाली कंडीशन के अंदर हम देख रहे हैं कि जीन्स जो हैं वो 2 3 4 की जगह 4 3 2 क्रम में पाए जा रहे हैं। इसका मतलब कि इसका ये जो टुकड़ा होता है 2 3 4 वाला जो है वो टूटता है और 180 डिग्री पे घूम के पुनः जुड़ जाता है। तो इस प्रकार जीन्स जो होते हैं वो रिवर्स ऑर्डर या प्रतिलोमन क्रम में आ जाते हैं, 4 3 2 वो दर्शा रहे हैं। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं इन्वर्जन। इनमें जो ये परिवर्तन होते हैं वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स की एक क्रोमेटिड पे भी हो सकते हैं या दोनों क्रोमेटिड्स पे भी हो सकते हैं। अगर केवल एक ही क्रोमेटिड के ऊपर होते हैं तो इस कंडीशन को हम हेटेरोजाइगोट्स कहते हैं। मतलब डुप्लीकेशन जो है वो होमोलोगस क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिड्स पे होता है, तो ये कंडीशन जो होती है वो होमोलोगस डुप्लीकेशन कहलाती है। अगर एक ही क्रोमेटिड के ऊपर होती है तो उसे हम हेटेरोजाइगोट या हेटेरोजाइगस डुप्लीकेशन कहते हैं। इसी प्रकार ट्रांसलोकेशन भी अगर केवल एक ही क्रोमेटिड पे होता है तो वो कंडीशन हेटेरोजाइगस ट्रांसलोकेशन कहलाती है। अगर दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम जो है उस पर ट्रांसलोकेशन होता है तो उसको हम होमोजाइगस ट्रांसलोकेशन कहते हैं। इसे भी हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं। इसमें 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स के पेयर दिखाए हैं। इसमें फर्स्ट कंडीशन जो है उसमें ट्रांसलोकेशन दिखाया है
जिसके अंतर्गत केवल एक ही क्रोमेटिड जो है उसमें आपस में ट्रांसलोकेशन हुआ है, 200 उनके दूसरा पार्ट है, दूसरा क्रोमेटिड जो है उनमें ट्रांसलोकेशन नहीं हुआ है, तो ये कंडीशन जो होती है वो ट्रांसलोकेशन हेटेरोजाइगस कहलाती है। इस वाली अवस्था के अंदर दोनों जो दो पेयर हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिड्स के अंदर ही ट्रांसलोकेशन हुआ है, तो इस कंडीशन को हम ट्रांसलोकेशन होमोजाइगस कहते हैं। अब हम इन स्ट्रक्चरल एब्रेशंस जो है उनको विस्तार में पढ़ेंगे। तो पहला है डेफिशिएंसी और डिलीशन। गुणसूत्र के किसी भी भाग या खंड की हानि, विलोपन या हीनता या डेफिशिएंसी और डिलीशन कहलाती है। इसके अंतर्गत विलुप्त खंड जो होता है उसकी लंबाई के अनुसार एक या अधिक जीन्स जो होते हैं वो विलुप्त हो सकते हैं, और ये विलुप्त खंड जो होता है उसके अंदर अगर सेंट्रोमियर नहीं हो तो ये विलुप्त पार्ट जो होता है वो नष्ट हो जाता है। सबसे पहले ब्रिटिश साइंटिस्ट जो थे उन्होंने 1971 के अंदर ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, जिसे कि हम फल मक्खी कहते हैं, उसके अंदर एक्स क्रोमोसोम का एक लोकस होता है, एक एक्स क्रोमोसोम पे पाया जाने वाला एक लोकस होता है बार लोकस, जो कि आँखों की आकृति जो होते हैं, शेप ऑफ आई जो होता है उसको प्रभावित करता है, उसमें उन्होंने डिलीशन को देखा। ये डेफिशिएंसी जो होती हैं वो दो प्रकार की हो सकती हैं। पहला है टर्मिनल डिलीशन, जिसे कि हम अग्रीय विलोपन भी कह सकते हैं। इसके अंतर्गत एक या दूसरे सिरे का एक टुकड़ा जो होता है वो टूटता है और वो उससे अलग हो जाता है। और दूसरा होता है इंटरकैलरी। इंटरकैलरी जो होता है इसके अंतर्गत किसी भी क्रोमोसोम में कोई भी बीच का पार्ट जो होता है वो टूटता है और वो उससे विलुप्त हो जाता है, जिसे कि हम इंटरकैलरी या अंतस्थ जो विलोपन है वो कहते हैं। अधिकतर जो अग्रीय जो मतलब कि सिरे जो होते हैं उनसे जो भाग टूटते हैं उसे हम विलोपन कहते हैं, और जो बीच में से भाग टूटते हैं उनको हम हीनता कहते हैं या डिलीशन कहते हैं। अगर डुप्लीकेशन जो है वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में हो रहा है, मतलब कि किसी होमोलोगस क्रोमोसोम के केवल एक ही क्रोमेटिड में होता है, तो इसको हम मियोसिस के दौरान पेकाइटिन स्टेज जो होती है, अवस्था होती है, उसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि उस समय जो विलुप्त पार्ट होता है उसका जो करस्पॉन्डेंस पार्ट है वो एक पाश या लूप के समान दिखाई देता है। तो इस प्रकार जो उस समय हम ये पेकाइटिन अवस्था के समय अगर डिलीशन हो रहा है तो उसमें उसे करस्पॉन्डेंस पार्ट में जो लूप है उसकी स्टडी करके हम जीनों की स्थिति, उसका अभिव्यक्ति या उसके एक्सप्रेशन का पता लगा सकते हैं, और ये जीनों की लोकेशन या उसके एक्सप्रेशन को पता लगाने से हम लिंकेज मैप या क्रोमोसोमल मैप्स जो हैं वो बना सकते हैं। तो इस प्रकार डिलीशन या डेफिशिएंसी जो होती है यह क्रोमोसोमल मैप बनाने के में सहायक होती है। कई बार क्या होता है कि जो डेफिशिएंसी होती है वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में होती है, तो इसमें अगर विलुप्त पार्ट में कोई एलील जो होता है वो डोमिनेंट होता है, तो उसका करस्पॉन्डेंस पार्ट जो कि विलुप्त नहीं हुआ है उसमें अगर कोई रिसेसिव जीन है तो अब वो डोमिनेंट एलील की तरह काम करने लगता है। इस कंडीशन को हम स्यूडो डोमिनेंस कहते हैं या कूट प्रभाविता कहते हैं। तो इस प्रकार हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी रिसेसिव या अप्रभावित जीन जो होता है वो अपना प्रभाव दिखाने लगता है। तो हमने यही बात की थी कि स्यूडो डोमिनेंस जो ये गुण होता है डेफिशिएंसी के कारण, इसकी वजह से हमें पता लगा जा सकता है कि पर्टिकुलर जो लोकेशन में कोई जीन पाया जा रहा है उसका क्या एक्सप्रेशन है, उसकी क्या अभिव्यक्ति है, तो उसकी सहायता से हम लिंकेज मैप जो है वो बना सकते हैं। कई बार क्या होता है कि ये जो छोटे छोटे डेफिशिएंसी या डिलीशन जो होते हैं वो सोमेटिक सेल के अंदर होते हैं और उनको सहन किया जा सकता है, उससे सेल या फिर जो जीव होता है उसकी उत्तरजीविता के ऊपर फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर डिलीटेड पार्ट जो होता है वो काफ़ी बड़ा होता है तो उस कंडीशन में उस जो जीव होता है उसके ऊपर काफ़ी हानिकारक प्रभाव हो सकता है और उसकी उत्तरजीविता के ऊपर भी फर्क पड़ सकता है या उसके लिए वो लीथल भी हो सकता है। अगर जो ऐसा होमोजाइगस गैमेट जिसके अंदर की डेफिशिएंट पार्ट होता है उसका नॉन डेफिशिएंट होमोलोगस गैमेट के साथ फर्टिलाइजेशन होता है तो बनने वाले जितने भी जो संतानें होती हैं, जीव होती हैं, उसमें हेटेरोजाइगस कंडीशन डिलीशन पाया जाएगा।
डिलीशन के जो एग्जांपल्स है वो हैं वॉल्जिंग माइस। इसके अंदर क्या होता है, एक जीन जो होता है वो विलोपित हो जाता है। इसके कारण चूहे जो होते हैं उनके इंटरनल ईयर या अंतःकरण जो होता है उसमें अर्धवृत्ताकार नलिकाएं, सेमी सर्कुलर ट्यूब्स जो होते हैं उनमें डिफेक्ट उत्पन्न हो जाता है, जिससे चूहे जो होते हैं वो संतुलन बनाने में असमर्थ हो जाते हैं और वो सीधी रेखा में गमन करने की बजाय सर्कल में घूमना शुरू कर देते हैं। सर्कल में घूमते हुए वो चलते हैं। इसी प्रकार मनुष्य जो होते हैं उनके पांचवें गुणसूत्र में विलोपन के कारण उनमें क्राई डू चैट सिंड्रोम हो जाता है, जिससे बच्चा जो होता है वो रोते समय बिल्ली की भांति म्याऊं म्याऊं की आवाज़ करता है। इस प्रकार के बच्चे जो होते हैं उनमें सिर छोटा होता है, जिसे हम माइक्रोसेफेली कहते हैं, और उनका मेंटल डेवलपमेंट जो होता है वो भी कम होता है, मतलब उनमें मानसिक शक्ति जो होती है वो कम पाई जाती है। तो ये था डेफिशिएंसी या डिलीशन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन क्या होता है? द्विगुणन। किसी गुणसूत्र के किसी स्थान या किसी भाग या जीन समूह का दो या दो से अधिक बार पाया जाना द्विगुणन या डुप्लीकेशन कहलाता है। यदि द्विगुणन समजातीय गुणसूत्रों में से किसी एक ही गुणसूत्र पर होता है तो अर्धसूत्री विभाजन या म्यूसिस के दौरान पैकाइटिन अवस्था में अतिरिक्त जीन समूह युक्त भाग जो होता है वो लूप या पाश के रूप में दिखाई देता है। इसका जो ऑरिजन होता है, द्विगुणन जो होता है उसका ऑरिजन या उद्भव जो होता है या तो किसी गुणसूत्र के विलोपित खंड के दूसरे गुणसूत्र से जुड़ने के कारण हो सकता है, या फिर होमोलोगस क्रोमोसोम्स में असमान जीन विनिमय या अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर के द्वारा भी हो सकता है। इसे हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि किस प्रकार जो है अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, उनके बीच में अनइक्वल या असमान जीन विनिमय होता है, जिससे एक टुकड़ा जो होता है उसमें डेफिशिएंसी हो जाती है और दूसरा जो क्रोमेटिड होता है उसमें जीनों की अभिवृद्धि हो जाती है, वो बढ़ जाते हैं या डुप्लीकेट हो जाते हैं। इसमें हम देख सकते हैं कि अगर ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में डुप्लीकेशन होता है तो उस कंडीशन के अंदर जो डुप्लीकेटेड पार्ट जो होता है वो लूप के समान या पाश के समान दिखाई देता है। अब इफेक्ट ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोमल एब्रेशन। सबसे पहले ब्रिज ने 1971 के अंदर जो एक्स क्रोमोसोम था, ड्रोसोफिला फलमक्खी के एक्स क्रोमोसोम के बार लोकस के ऊपर डुप्लीकेशन देखा। उन्होंने देखा कि ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर जो है उसमें जो बार आई जो पाई जाती है वो द्विगुणन या डुप्लीकेशन का एग्जाम्पल होता है। इसमें बार आई की आकृति या शेप जो होती है वो सामान्य आँख से अपेक्षाकृत छोटी होती है। ब्रिजेस ने लाल ग्रंथि गुणसूत्रों के अध्ययन से ये प्रदर्शित किया कि नेत्र का या आँख का ये शलाका लक्षण जो होता है वो एक्स गुणसूत्र के 16 एंगस्ट्रम क्षेत्र के डुप्लीकेशन के कारण होता है, जिसके फलस्वरूप कंपाउंड आई के ऑसिलाई की संख्या जो होती है वो कम हो जाती है और आई का जो शेप या आकार जो होता है वो छोटा हो जाता है। अब इसमें क्या होता है कि अगर एक बार आई जो होती है जिसमें कि 16 ए के द्विगुणन पाया जाता है, डुप्लीकेशन रीजन पाया जाता है, अगर उसका दो बार आई जो है अगर उनके बीच में दो क्रोमेटिड्स के बीच में अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर होता है तो जिसकी वजह से हमें एक क्रोमेटिड जो होता है वो डबल बार आई वाला मिलता है और दूसरा जो होता है वो नॉर्मल बार आई वाला मिलता है। हम देख सकते हैं कि बार आई जो डिफरेंट बार आई जो होती हैं उनका फिनोटाइप जो होता है वो अलग अलग होता है। नॉर्मल आई जो होती है उसमें ऑसिलाई की संख्या 779 होती है। हेटेरोजाइगस बार आई जो होती है उसके 358 ऑसिलाई की संख्या होती है। होमोजाइगस बार आई जो होती है उनमें ऑसिलाई की संख्या और भी कम हो जाती है, 68 होती है। अगर ये 16A जो रीजन है वो अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन में दो बार द्विगुणित होता है तो उसे हम डबल बार आई या अल्ट्रा बार आई कहते हैं। उसमें केवल 45 ही ऑसिलाई पाए जाते हैं आँख के अंदर। इसी प्रकार होमोजाइगस डबल बार आई या अल्ट्रा बार आई जिसके अंदर 16A रीजन जो होता है वो दोनों क्रोमेटिड्स के ऊपर 3 बार पाया जाता है, मतलब उसकी 2 बार पुनरावृत्ति होती है, तो उसमें ऑसिलाई की संख्या केवल 25 पाई जाती है। तो इस प्रकार नॉर्मल आई, हेटेरोजाइगस बार आई, होमोजाइगस बार आई, हेटेरोजाइगस अल्ट्रा बार आई एंड होमोजाइगस अल्ट्रा बार आई में लगातार ऑसिलाई की संख्या कम होती जाती है, आँख की आकृति या आकार जो होता है वो कम होता जाता है।
इसे हम पोजीशन इफेक्ट भी कहते हैं। जब किसी जीन की पोजीशन चेंज होने पे उसके एक्सप्रेशन में चेंज आ जाता है तो उसे हम पोजीशन इफेक्ट कहते हैं। इसमें हम देख सकते हैं, जैसे हम बात कर रहे थे कि अगर दो बार क्रोमेटिड जो होते हैं उनके बीच में अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर होता है तो एक क्रोमेटिड जो होता है वो डबल बार करेक्टर वाला होता है, दूसरा जो होता है वो नॉर्मल रीजन वाला होता है जिसमें कि नॉर्मल आई का करेक्टर पाया जाएगा। अब है टाइप्स ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोमल एब्रेशंस। ये विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। टैंडम डुप्लीकेशन, डिस्प्लेस्ड होमोबैंकल डुप्लीकेशन, डिस्प्लेस्ड हेट्रोबैंकल डुप्लीकेशन, ट्रांसपोज्ड डुप्लीकेशन एंड रिवर्स टैंडम डुप्लीकेशन। क्या होता है, अगर डुप्लीकेटेड पार्ट जो होता है वो बिल्कुल पास में ही होता है, जैसे कि इसमें देख रहे हैं हम 2-3 जीन जो है उसकी पुनरावृत्ति हुई है वो बिल्कुल इसी के पास में पाया जा रहा है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं टैंडम डुप्लीकेशन। अगर ये पार्ट जो होता है वो कहीं और उसी क्रोमोसोम के ऊपर कहीं और डिस्प्लेस हो जाता है, कहीं और चला जाता है, लेकिन वो उसी आर्म के ऊपर पाया जा रहा है। हमें पता है कि गुणसूत्र जो होते हैं उसमें सेंट्रोमियर की वजह से 2 आर्म होती हैं, तो अगर वो जो डुप्लीकेटेड पार्ट है वो बिल्कुल पास में ना पाया जाके उसी आर्म पे पाया जाता है तो उसे हम डिस्प्लेस्ड होमोबैंकल डुप्लीकेशन कहते हैं। लेकिन अगर वो डुप्लीकेटेड पार्ट जो होता है वो उस क्रोमोसोम की दूसरी आर्म के ऊपर पाया जाता है तो उसे हम डिस्प्लेस्ड हेट्रोबैंकल डुप्लीकेशन कहते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसपोज डुप्लीकेशन। उसके अंदर जो डुप्लीकेटेड पार्ट जो होता है वो किसी नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाता है, इसे हम ट्रांसपोज डुप्लीकेशन कहते हैं। रिवर्स टैंडम डुप्लीकेशन, इसके अंतर्गत डुप्लीकेट पार्ट जो होता है वो बिल्कुल पास में पाया जाता है लेकिन रिवर्स क्रम में पाया जाता है, उल्टे क्रम में पाया जाता है। जैसे कि 2 और 3 जीन है वो 3 और 2 जीन में पाए जाते हैं, इस क्रम में पाए जाते हैं, तो ये है रिवर्स टैंडम डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन के अन्य उदाहरण हैं जैसे कि ड्रोसोफिला में देखे गए आईलेस डुप्लीकेशन। इसके अंदर क्रोमोसोम नंबर 4 जो होता है 4 जो होता है उसके ऊपर रिवर्स रिपीट की वजह से, रिवर्स टैंडम रिपीट की वजह से जो ड्रोसोफिला होती हैं उनमें आँखें नहीं पाई जाती हैं। फिर है थिक वेन ड्रोसोफिला, जिसके अंदर ड्रोसोफिला के क्रोमोसोम नंबर 3 में टैंडम रिपीट की वजह से उनकी जो शिराएँ जो होती हैं, वेन्स जो होती हैं वो मोटी हो जाती हैं। फिर है ड्रोसोफिला हेयरी विंग ड्रोसोफिला, जिसके अंदर जो ड्रोसोफिला होती है उनके जो विंग्स जो होते हैं वो हेयर्स वाले रोमिल होते हैं, रोमिल पंखों वाली ड्रोसोफिला पाई जाती हैं। अब है जीन डुप्लीकेशन एंड इवोल्यूशन। जीन्स जो होते हैं उनका बहुत ही महत्व है, उनका जो उद्विकास है, जाति के उद्विकास जो होते हैं उनके अंदर महत्व होता है। जीवों में द्विगुणन की आवृत्ति या फ्रिक्वेंसी जो होती है वो अधिक पाई जाती है और सामान्यतः द्विगुणन जो होते हैं वो कम घातक होते हैं। द्विगुणित जीनों में अलग अलग दिशा में उत्परिवर्तन द्वारा नए जीन जो होते हैं उनका उद्भव या उनका ऑरिजिन होता है और नेचुरल सिलेक्शन द्वारा फिर ये अलग अलग जाति या प्रजातियों के उद्विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये था हमारा डुप्लीकेशन एंड डेफिशिएंसी, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल एब्रिविएशन, जिसमें हमने पढ़ा आज डेफिशिएंसी एंड डुप्लीकेशन। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसलोकेशन एंड इन्वर्जन। थैंक यू।